सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हमने यहाँ पे कोगुलेशन पाथवे मेंशन करा था। अब हमें कोगुलेशन कैस्केड को डिटेल में देखना है। कोगुलेशन कैसे, आगे बढ़ने से पहले गाइस एक अगेन मैं मेंशन करूँगा, लेक्चर में हर एक पॉइंट हर एक कॉन्सेप्ट को मेंशन करा है, तो डोंट वरी, आप अगर लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई भी आप बुक रीड करेंगे, रॉबिन्स, हर्स्मोन, तो आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगी। ओके, कोगुलेशन कैस्केड, एक्टिवेटेड प्लेटलेट हो चुका है, एक्टिवेशन हो चुका है प्लेटलेट्स का, अब कोगुलेशन करना है। कोगुलेशन के लिए बहुत सारे ब्लड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। उनके एक्टिवेशन से क्या होता है, फाइनली फाइब्रिन बनता है, क्लॉटिंग होती है। ठीक है, थोड़ा बेसिक हमें टर्मिनोलॉजी समझना है जो कि बुक्स में मेंशन है। देखिए, बुक्स में बताया गया ये है कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट है, उसकी मेम्ब्रेन पे नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड सरफेसेस होती है ना। अब इस पे क्या होता है, बहुत सारे इनएक्टिवेटेड फैक्टर्स जिन्हें कि हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट्स आर इनएक्टिव प्रोएंजाइम फॉर्म ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स, जो कि रेड कलर का मैंने यहाँ पे बहुत सारे बनाए, इनएक्टिवेटेड। ओके, एंजाइम जो कि एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, लाइक देखिए 12 है, 11 है, 9 है, 7 है। ओके, एंड कोफैक्टर्स आर द रिएक्शन एक्सेलरेटर्स। ओके, ये सबका फंक्शन क्या है गाइस, देखिए बेसिकली नॉर्मली ब्लड जब मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स में, तो नॉर्मल कंडीशन में ये सभी सबस्ट्रेट जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, बट जब एट द साइट ऑफ इंजुरी हमें क्लॉटिंग करनी है तो ये सभी इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स एक्टिव होंगे। ऑब्वियसली एक्टिवेटेड होने पे वो फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो हम पाथवे हम देखते हैं बचपन से लेकर अभी तक, बचपन से मतलब हमने लास्ट ईयर देखा है, उसके पहले भी देखा है, बहुत बार हम देख चुके हैं ये पाथवे को। ये जो पाथवे है बेसिकली ये होता है लेबोरेटरी में परफॉर्म, इन विट्रो, और जब हमारे इन विवो की बात करें तो इन विवो ये पाथवे होता है। हम दोनों पाथवे को समझेंगे। कोगुलेशन पाथवे, क्लॉटिंग इन द लेबोरेटरी, इन विट्रो। देखिए 12 फैक्टर 12 इनएक्टिवेट स्टेट में होता है, वो एक्टिवेट होता है 12A में। 12A विल कॉज एक्टिवेशन ऑफ 11 into the 11A। 11A further acts on inactivated 9 to cause activation of it into the 9A, and finally 9A along with the cofactor 8A cause activation of 10 into 10। यहाँ तक ये था इंट्रेंसिक पाथवे। 12A में कन्वर्ट हुआ, 12A एक्ट्स ऑन 11, 11 से 11A, 11A 9 इनएक्टिवेटेड 9 पे एक्ट करेगा जो कि 9A होगा। 9A अलॉन्ग विद द कोफैक्टर 8A कॉज एक्टिवेशन ऑफ 10A। 10A यहाँ से भी एक्सट्रिंसिक पाथवे से भी एक्टिवेट होता है। बेसिकली इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे हमने देखा था कि टिश्यू फैक्टर आते हैं, रिलीज होते हैं एट द साइट ऑफ इंजुरी, वो क्या करते हैं 7 को 7A में कन्वर्ट करेंगे। 7A 10 इनएक्टिवेट 10 फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड 10A में कन्वर्ट करेगा। 10A अलॉन्ग विद द फैक्टर 5A कॉज एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, एंड फाइनली थ्रोम्बिन विल फॉर्म फाइब्रिन क्लॉट फ्रॉम द फाइब्रिनोजन। ये कंडीशन है क्लॉटिंग इन द लेबोरेटरी। बट अब जब हम बात करें क्लॉटिंग इन वीवो तो हमें इस तरीके से कोगुलेशन कैस्केड देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 7 फैक्टर 7 को स्टिमुलेट इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिवेट 7A फॉर्म में कन्वर्ट करता है टिश्यू फैक्टर। 7A प्रोसीड करेगा, फैक्टर 9 को 9A में एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, 9A अलॉन्ग विद द फैक्टर 8A कन्वर्ट्स इनएक्टिव 10 इनटू द एक्टिवेटेड 10A फॉर्म, एंड 10A अलॉन्ग विद फैक्टर 5A कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन, एंड फाइनली थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म कर देगा। ओके, अब यहाँ मैंने कुछ यहाँ पे ब्राउन डैश भी मेंशन करे। देखिए यहाँ मैंने मेंशन करे थ्रोम्बिन के फंक्शंस। ठीक है,
यहाँ मैंने क्या मेंशन करा, थ्रोम्बिन के फंक्शंस। चलिए इनको समझते हैं। देखिए बेसिकली थ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर 5 ए को स्टिमुलेट करता है। फैक्टर 5 ए जो है एक को फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में अगेन हेल्प करता है। सो एक पॉजिटिव लूप बन रहा है, थ्रोम्बिन बना बॉडी में, वो अगेन और जो उसके मीडिएटर्स है जो उसको वापस फॉर्म करेंगे उनको बनाने में हेल्प कर रहा है। इस तरीके से पॉजिटिव एक लूप बन रहा है। थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स 11 इंटू द 11 है। 11 क्या करता है, 9 को 9A में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से वापस ये प्रोसीड करेगी स्टेप इस तरफ। थ्रोम्बिन ऑल्सो एक्टिवेट को फैक्टर 8 है। ये फंक्शन है, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे थ्रोम्बिन के फंक्शंस को। चलिए आगे चलते हैं। फैक्टर 7 डिपेंडेंट फैक्टर्स, ये एक फैक्ट हमें यहाँ याद रखना है कि अब देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है ना, इनमें से कुछ फैक्टर्स जो है विटामिन के का यूज़ करते हैं। वो विटामिन के क्यों यूज़ करते हैं बताने वाला हूँ। देखिए there are some factors like factor 2, 7, 9, 10, factor 2, 7, 9, 10 and protein C and S, they will use vitamin K. Why they are using vitamin K? Because they have to produce gamma carboxylated glutamic acid residues in the body. आपको अभी यहाँ याद रखना है कि फैक्टर्स 2, 7, 9, 10, प्रोटीन C and S, ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स है जो कि गामा कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब हम पैथोलॉजी लैब में चलने वाले हैं। वहाँ हम हमने जो अभी तक पढ़ा कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है बॉडी में, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हो रही है, इस वजह से हमारी बॉडी में हीमोस्टेसिस होती है और क्लॉट फॉर्मेशन होता है फाइनली। बट कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहीं पर इंजरी हुई, कट हुआ, खूब ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें वो पता करना है। सो हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्या कहाँ दिक्कत है, कौन से स्टेज में दिक्कत है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में दिक्कत है, सेकेंडरी में। तो कुछ टेस्ट है, जैसे कि टेस्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इस टेस्ट में क्या होता है, हम जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होने वाले फैक्टर्स है ना, उनका हम एनालिसिस कर पाते हैं कि लाइक फैक्टर 7, 10, 5, सेकेंड और फाइब्रोजन, क्या इनकी डिफिशिएंसी तो नहीं बॉडी में, और अगर इनकी डिफिशिएंसी होती है तो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, कोई इनकी डिफिशिएंसी। वैसे ही इको टेस्ट है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, टेस्ट फॉर इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन, फैक्टर्स 12, 11, 9, 8, 10, 5th, 2nd फाइब्रोनेशन। सो बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे प्लस कॉमन पाथवे के जो फैक्टर्स है उनका एनालिसिस करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर इन फैक्टर्स की डिफिशिएंसी हुई तो आपका जो पेशेंट्स में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब सर ये हम याद कैसे रखेंगे, चलिए कुछ इजी कर देते हैं, इसको याद रह जाए। देखिए मैंने वही कंटेंट लिखा है, तो आप अब याद कैसे रखेंगे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स को हमको एनालिसिस करना है तो हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट करना है, और अगर हमें इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स का एनालिसिस करना है तो हमें पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वाला टेस्ट लगाना है। सी कहाँ पर फैक्टर्स ज़्यादा है, इंट्रिंसिक पाथवे में। स्पेलिंग किसकी बड़ी है, टेस्ट की, इंट्रिंसिक पाथवे में। आपको जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम स्पेलिंग बड़ी है, फैक्टर्स यहाँ ज़्यादा है इंट्रिंसिक पाथवे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे हमें पता है फैक्टर एक ही एक कम है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक पाथवे, स्पेलिंग भी छोटी है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये आपको याद रखने के लिए। चलिए थर्ड टेस्ट की तरफ, प्लेटलेट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हमारी बॉडी में प्लेटलेट का काउंट क्या होता है, 1.5 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। बट पेशेंट्स में जिनमें हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर है उनमें प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। अब इनकी बॉडी में प्लेटलेट का काउंट क्यों डिक्रीज हो जाता है, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, या तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है प्लेटलेट्स का, तभी उनका लेवल जो है प्लेटलेट्स का काउंट है वो डिक्रीज हो गया, या तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन तो सही है, नॉर्मली बन रहे, पर उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है।
दो कंडीशन होती है ना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बन नहीं रहे हैं या अगर बन रहे हैं तो उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, सो यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन करा मैंने, जैसे कि ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो सप्रेशन, जिसमें कि प्रोडक्शन ही कम हो गया तो प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया। या एक कंडीशन हो सकती है जहाँ पे देयर विल बी द इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट विल अकर, सो उसमें क्या होगा, आपका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन में देखा जाता है, बेसिकली हमने यहाँ पे एक डिसऑर्डर मेंशन करा है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इस कंडीशन में क्या होता है, प्लेटलेट का बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। डिटेल में आगे ये डिजीज को हम देखेंगे, डोंट वरी। ओके, आगे मूव करते हैं। ब्लीडिंग टाइम का भी टेस्ट हम कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, हमें पता होता है 2 मिनट टू 8 मिनट, पर अगर 8 मिनट मैक्स टू मैक्स 8 मिनट, उससे अगर ज़्यादा टाइम हो गया, किसी पेशेंट को कट लगे, लाइक ब्लीडिंग हो रही है, 8 मिनट से ज़्यादा के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि डेफिनेटली उसमें डिसऑर्डर है। अब इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम हमें क्या बताता है कि पेशेंट में या तो प्लेटलेट काउंट कम है या प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल है बट उनमें फंक्शनल डिफेक्ट है प्लेटलेट्स में। हमने टेस्ट देखे हैं हीमोस्टेसिस के पेशेंट्स में, अगर हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर होता है तो हम इतने सारे टेस्ट करके पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमने पहले ही बात करी कि ये फर्स्ट लेक्चर है, फंडामेंटल, हमें बेस बनाना है, सब चीज़ों को समझना है। थ्रोम्बिन को भी अब हम समझते हैं, थ्रोम्बिन के फंक्शन समझते हैं। देखिए, थ्रोम्बिन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन फॉर्म करता है, फाइब्रिनोजन से क्लॉट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। कुछ फैक्टर से उनका एक्टिवेशन करता है, जैसे कि 9, 5th, 7th, जिसकी वजह से कोगुलेशन कैस्केड बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी प्लग फॉर्म होता है ना, उसका स्टेबलाइजेशन होता है, परमानेंट प्लग का फॉर्मेशन होता है। और क्या फंक्शन है, PAR1, ये एंडोथीलियल सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल, इन जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये अगर एक्टिवेट होते हैं तो देयर विल बी द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड एक्टिवेशन। हम मान के चलते हैं कि अगर ये एक्टिवेटेड होंगे तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन एंड एक्टिवेशन होगा। और क्या हो सकता है अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो, देखिए, इनका एक्टिवेशन होने से सिर्फ प्लेटलेट का एग्रीगेशन और एक्टिवेशन यानी कि हीमोस्टेसिस तक की काम बात नहीं रुकेगी, आगे भी हो सकता है। क्लॉटिंग के बाद की भी स्टोरी हम इसमें देख सकते हैं। पार स्टिमुलेट होते हैं क्लॉटिंग होने के बाद भी, तो वो क्या करते हैं, टिश्यू रिपेयर और एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। यानी कि क्लॉट फॉर्म हो गया है, उसका फाइब्रिनोलाइसिस हो गया है, अब नॉर्मल कंडीशन आने वाली है, तो उस नॉर्मल कंडीशन लाने में भी पार की हेल्प मिलती है। इन रिसेप्टर्स को जो है थ्रोम्बिन स्टिमुलेट करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सेल और एंडोथेलियल में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि टिश्यू रिपेयर और एंजियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ताकि जो क्लॉटिंग हो चुकी है अब उसको आगे ना बढ़े और एक टिश्यू रिपेयर और नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो, एंजियोजेनेसिस। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि थ्रोम्बिन जो है एंटी कोगुलेंट इफेक्ट भी शो करता है। सिर्फ कोगुलेंट इफेक्ट नहीं शो करता है कि सिर्फ क्लॉटिंग करवा रहा है, थ्रोम्बिन इज ऑल्सो अ एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट ये कब बनेगा, हमने पढ़ चुके हैं अभी हम, जब थ्रोम्बोमॉड्यूलिन आता है, कोगुलेशन कैस्केड को ब्लॉक करता है, तब हम देखते हैं, देखें हमने यहाँ देखा था कि हमें बचाना था उस साइट ऑफ इंजरी से ज़्यादा क्लॉटिंग होने से। तो हमने देखा था ना, 2 फैक्टर्स रिलीज होते हैं, दूसरा था थ्रोम्बोमॉड्यूलिन। थ्रोम्बोमॉड्यूलिन क्या करता है, बाइंड करता है थ्रोम्बिन से और कोगुलेशन कैस्केड को ब्लॉक कर देता है। इस तरीके से थ्रोम्बिन जो है एंटी कोगुलेंट इफेक्ट शो करता है। एंटी कोगुलेशन इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि क्लॉटिंग को अपोज करेंगे थ्रोम्बिन के अलावा, सबको अब डिटेल में देख लिया जाए। सो द फैक्टर्स डेट लिमिट कोगुलेशन। एक टाइम के बाद देखिए ना, क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड का जो ब्लीडिंग है वो रुक गया है, अब हम वहाँ से क्लॉट को डिस्ट्रॉय करेंगे ना, लाइक कि वहाँ पे हम अगर हमेशा के लिए क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो वहाँ पे आसपास सेल्स की नेक्रोसिस हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, तो हमें वो वहाँ से क्लॉट को हटाना है। तो देखते कुछ फैक्टर्स होते हैं बॉडी में जो कि फर्दर कोगुलेशन को होने से रोकते हैं, ठीक है। देखिए, फैक्टर्स डेट लिमिट कोगुलेशन, एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे, ऐसे फैक्टर्स को स्टिमुलेट करना जो कि फाइब्रिनोजन का या फाइब्रिन का डिस्ट्रॉय करे, उनको डिस्ट्रॉय करे। प्लाज्मिनोजन,
बेसिकली ये ब्लड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हमेशा। अगर ब्लड में टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और फैक्टर 12 प्रेजेंट होगा एट द साइट ऑफ इंजुरी या जहाँ पे भी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली हमने बताया था कि जहाँ टिश्यू इंजुरी होती है वहाँ पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है? एंडोथेलियम से। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोथेलियम। प्लाज्मिनोजन इनएक्टिवेटेड जो फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। प्लाज्मिन फाइनली जो फाइब्रिन फॉर्म हुआ उसका ब्रेक डाउन कर देगा। फर्दर क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अच्छा है। और क्या हो सकता है? कुछ फैक्टर्स, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, सर्कुलेटिंग इनिबिटर्स लाइक एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। ये कुछ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लॉटिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंटी कोगुलेंट होते हैं बॉडी में। और थ्रोम्बोमोडुलिन, इसको हमने अभी जस्ट ही देखा कि थ्रोम्बोमोडुलिन जो है बाइंड करता है थ्रोम्बिन से और ये एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। चलिए, इतने फैक्टर्स हमने समझ लिए जो कि कोगुलेशन को नहीं होने देंगे। अब हम कब से एंडोथेलियम सेल्स पढ़ रहे हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एंडोथेलियम है क्या। कब से हमने यहाँ पे प्राइमरी होमोस्टेसिस देखी, सेकेंडरी होमोस्टेसिस देखी, हर जगह हमने देखी ना खूबसूरत से ये एंडोथेलियल सेल्स बनाए। ये देखिए यहाँ पर भी हमने यहाँ पे बनाए कितने सारे। अब इनको डिटेल में समझते हैं। देखिए, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना वो प्रोथ्रोम्बिक और एंटी थ्रोम्बिक दोनों होते हैं। लाइक वो थ्रोम्बोसिस करवाते भी है और थ्रोम्बोसिस को इनिबिट भी करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लाइक जब भी इंजुरी हो किसी भी साइड पे, वहाँ एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट है, वहाँ पे वो प्रोथ्रोम्बोटिक एक्टिविटी शो करेंगे, थ्रोम्बस फॉर्म होगा, क्लॉटिंग फॉर्म होगी, ब्लीडिंग स्टॉप होगी। बट जब क्लॉट एक्स्ट्रा फॉर्म हो गया या जहाँ ज़रूरत नहीं है, लिमिट करना है क्लॉट को, तो वहाँ ये एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी शो करेंगे। चलिए देखते हैं इनकी एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज। प्लेट इनिबिटरी इफेक्ट्स। देखिए गाइस, जनरली हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स, हम कोगुलेशन फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट है ना। तो वो कभी भी क्लॉटिंग करवा सकते हैं ब्लड में कहीं पर भी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड में ब्लड वेसल्स को हमेशा कवर करके रखती नॉर्मल एंडोथेलियम जहाँ पे भी वो प्रेजेंट है। वो क्या रिलीज करते हैं एंडोथेलियल सेल्स? नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये क्या करते हैं? बेसिकली ये फैक्टर्स जो है प्लेटलेट का एक्टिवेशन और एग्रीगेशन इनिबिट करते हैं नॉर्मल कंडीशन। और अगर ये प्रेजेंट नहीं होते गाइस, एंडोथेलियल सेल्स इनको रिलीज नहीं करते एंडोथेलियम सेल्स, तो कहीं पर भी हमारी बॉडी में जहाँ से भी ब्लड गुजर रहा होगा, जिस भी ब्लड वेसल्स में से, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती, प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाना स्टार्ट हो जाता। तो इन्हीं फैक्टर की वजह से जनरली नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट का एग्रीगेशन और एक्टिवेशन नहीं होता है। सो दिस फैक्टर इनिबिट्स प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। और क्या होती है एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी एंडोथेलियम सेल्स की? बेसिकली ये एंटी कोगुलेंट इफेक्ट्स भी शो करते हैं। कैसे? एंडोथेलियम एक्सप्रेसेस मल्टीपल फैक्टर्स डेट अपोज कोगुलेशन। यहाँ तो कुछ फैक्टर्स ये निकाल ही रहे थे, रिलीज कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स मेंशन है जिनकी वजह से फाइनली ये कोगुलेशन होने को अपोज करेंगे। चलिए डिटेल में इनको समझते हैं। एंडोथेलियम सेल्स थ्रोम्बोमोडुलिन को रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? थ्रोम्बिन जो पहले पड़ा है वहाँ पे क्लॉटिंग करवा रहा है, उससे ये थ्रोम्बोमोडुलिन बाइंड करेगा और इस थ्रोम्बिन हीरो को विलन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से नो प्लेटलेट एक्टिवेशन, कोई प्लेटलेट का एक्टिवेशन नहीं होगा, नो एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। एट द टाइम वहाँ पे क्लॉटिंग स्टॉप हो जाएगी। ओके। एंडोथेलियन प्रोटीन सी रिसेप्टर बाइंड्स विद प्रोटीन सी। These overall receptor with protein are activated by thrombin, जिसकी वजह से वो कुछ और प्रोटीन एस कोफैक्टर से अटैच होगा और फाइनली फैक्टर 5th और 8th का इनिबिशन हो जाएगा। एंडोथेलियन और क्या रिलीज करता है? एंडोथेलियम से हमने हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स भी देखे हैं रिलीज होते हुए, जो कि क्या करते हैं? बाइंड करते हैं एंटी थ्रोम्बिन थर्ड से। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड क्या होता है? ये नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट है, एंटी कोगुलेशन को प्रमोट करता है। हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स अगर आके इसको एक्टिवेट करेंगे
तो ये इनएक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन को। फैक्टर 9A, 10A, 11A, 12A, ये सभी एक्टिवेटेड फैक्टर्स है, इन सब का इनिबिशन हो जाएगा। एंड फाइनली टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबेटर लाइक प्रोटीन सी, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, बाइंड करेंगे प्रोटीन सी से, फाइनली इनिबिट्स टिश्यू फैक्टर एंड फैक्टर 7A कॉम्प्लेक्सेस। सीन हमने यहाँ देखा था ना, प्रोटीन सी जो प्रोटीन एस से बाइंड करता है, कुछ फैक्टर्स को इनिबिट करता है, वही प्रोटीन सी लाइक नेम सजेस्ट कर रहा है टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर्स, तो ये टिश्यू फैक्टर को इनिबिट करते हैं। तो ये एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज है नॉर्मल एंडोथेलियम सेल्स की। अब हम देखने वाले हैं हेमोरेजिक डिसऑर्डर। हेमोरेजिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है गाइस? प्राइमरी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो हमने देखा अभी जस्ट, उसमें आपको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो जाना, जिसकी वजह से पेशेंट्स में ब्लीडिंग दिख सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे, कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अगर हम डिफेक्ट्स देखें तो बेसिकली डिफेक्ट्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस में आएंगे प्लेटलेट डिफेक्ट्स या वॉल बिलिब्रेंट डिफेक्ट्स। देखिए हमने जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस समझा था, हमने यहाँ पे मेन चीज़ क्या पॉइंट आउट करी थी कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्लेटलेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटलेट से आके एडिशन करते हैं और यहाँ पे एक प्राइमरी प्लग बनाते हैं, तो प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी है। और सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, अगर ये नहीं होंगे तो प्लेटलेट्स का एडिशन नहीं होगा। तो अगर इन दोनों में डिफेक्ट होता है, प्लेटलेट डिफेक्ट या वॉन विलिब्रेंट डिजीज, तो हमें प्राइमरी हीमोस्टेसिस के पेशेंट्स में हमें इन पेशेंट्स में सिम्टम्स में स्किन और म्यूकोसल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली पीटीचे ये एक 1 to 2 mm के होते हैं, इमेज में देख सकते हैं, इस टाइप के हमें स्किन्स पर पेशेंट्स में दिखता है, जिनमें कि प्लेटलेट डिफेक्ट या वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डिफिशिएंसी होती है। पर्प्यूरा बेसिकली 3 mm के होते हैं, इनका साइज पीटीके के कंपेयर में बड़ा होता है और ये आपको इजीली स्पॉट आउट हो जाते हैं स्किन्स पे, आपको इजीली देख सकते हैं पर्प्यूरा। इपिस्टेसिस यानी कि नोज ब्लीडिंग, आपको लाइक अगर नोज पे किसी पेशेंट को इंजरी होती है ड्यू टू एक्सीडेंट या एनी कॉज, तो उसमें पेशेंट्स की नोज ब्लीडिंग नहीं रुकने वाली, क्योंकि क्या हो रहा है, देयर इज़ नो प्लेटलेट, देयर इज़ नो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं होगी तो सेकेंडरी कैसे होगी और आगे क्लॉट कैसे फॉर्म होगा। तो लगातार इनमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मैनोरेजिया देखने को मिलेगी। और इस कंडीशन की जो फियर्ड स्टेज है वो है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ऐसा क्यों? देखिए प्लेटलेट्स कम हो गई बॉडी में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, तो इन पेशेंट्स के स्कल में इंट्राक्रैनियल हेमरेज देखने को मिल सकता है। ओके, अब आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस हमने समझा था, तो हमने मेन चीज़ें क्या क्या देखी थी। देखिए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की हम अगर बात कर रहे थे तो हमने मेन चीज़ यहाँ पे देखा था कि कोगुलेशन फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर की वजह से ही जो हमारा एक डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन होता है, परमानेंट प्लेक का फॉर्मेशन होता है। सो अगर उन कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें पेशेंट में सॉफ्ट टिश्यू ब्लीडिंग और उनके जॉइंट्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सॉफ्ट टिश्यू में अगर ब्लीडिंग होगी तो कंडीशन को हम हीमाटोमा बोलेंगे, और अगर जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है तो कंडीशन इज कॉल्ड एज हीमार्थ्रोसिस। आप इमेज में देख सकते हैं हीमाटोमा, सॉफ्ट टिश्यू ब्लीडिंग एंड हीमार्थ्रोसिस। दिस इज द ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स ऑफ अ पेशेंट who has a defect in secondary hemostasis like coagulation factor deficiency. ओके, और इसमें भी हमें जो हम फियर्ड कंडीशन मानते हैं, लाइक अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें कि बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी हो गई कोगुलेशन फैक्टर की, तो इनमें भी, इन पेशेंट्स में भी हमें इंट्राक्रैनियल हेमरेज देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि जनरलाइज डिफेक्ट इन्वॉल्व इन ब्लड वेसल्स। लाइक हम ब्लड वेसल्स में भी देखते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स में कुछ डिफेक्ट हो गया तो उस कंडीशन में भी हमें ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट्स में। जैसे कि सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, पाल्पेबल पर्प्यूरा। हमने प्राइमरी हीमोस्टेसिस में देखा था जो पर्प्यूरा साइज 3 mm होते हैं, हमने स्किन्स पे देखे थे। यहाँ पे हमें अगर ब्लड वेसल्स में कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हमें पाल्पेबल पर्प्यूरा देखने को मिलते हैं।
जो कि पाल्पेबल होते हैं। एक और सिम्टम हमें देखने को मिल सकता है, इक्मोसिस भी देखते हैं। इक्मोसिस बेसिकली 1 to 2 सेंटीमीटर के स्पॉट्स होते हैं स्किन पे, इमेज में आप देख सकते हैं, ये इक्मोसिस में होता है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कहाँ हमें इस तरीके के डिफेक्ट की वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो पहला है वेस्कुलाइटिस। ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है बेसिकली वेसल्स का, जिसमें कि वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। उस कंडीशन में ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो गई, ब्लड वेसल्स अगर इफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली हीमोस्टेसिस अफेक्ट होगी और हमें हेमोरेजिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और सेकंड बात करें एग्जांपल की, तो वेसल्स फ्रेजिलिटी, इसमें जो वेसल्स की फ्रेजिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। और ये हमें किस कंडीशंस में देखने को मिलता है, स्कर्वी और अमाइलोडोसिस। इन दो कंडीशंस में भी ब्लड वेसल्स अफेक्ट होगी। पेशेंट्स में आपको परप्यूरा इक्मोसिस देखने को मिलेगा। ये पेशेंट्स में हेमोरेजिक डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नोट्स की मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दी है, वहाँ जाके आप ये नोट्स पूरे कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।